जी नमस्कार, मैं हूं पिंटू जांगड़े, BR इंडियन शास्त्र संपादक और यहाँ PSC पार्टी कार्यालय में पहुँचे हुए हैं। और आज हम चर्चा करेंगे साहब काशीराम के बारे में जो है, क्योंकि बहुत लोग को पता नहीं होता कि काशीराम जी किस प्रकार से अपने जीवन काल में संघर्ष किए हैं और लोगों के लिए बहुत सारा काम किया है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले साहब हमारे साथ मीडिया में आपका सब स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर सबसे पहले साहब देंगे साहब परिचय आपका। मेरा नाम जीवराज प्रकाश रात्रे है और मैं बहुजन समाज पार्टी जिला सारंगढ़ मिलीगढ़ का जिला प्रभारी हूँ। जी सर, काशीराम साहब जी के बारे में सर बताएंगे कि उनका जीवन जो है परिचय थोड़ा देंगे सर। जी मान्यवर कांशीराम साहब जी का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब प्रांत के रोपड़ जिला खवासपुर गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम हरि सिंह और माताजी का नाम बिशन कौर थे। ये अपने प्रथम संतान थे। ये 3 भाई और 4 बहन हैं और सबसे बड़े उनके संतान थे। मान्यवर कांशीराम साहब जी जब पढ़ लिख रहे थे तो देहरादून में हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे थे और कुछ ट्रेनिंग के लिए वहाँ उनको एक पता चला, उनका रूम पार्टनर था हॉस्टल में परशुराम नाम का। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 6 दिसंबर 1956 को परिनिर्वाण हुआ तो परशुराम जी काफ़ी रोए। तो मान्यवर कांशीराम साहब जी उनके मित्र से पूछे कि भाई आप क्यों रहे हो? तो वो बोले मेरा बाबा मर गया। अरे तेरा बाबा मर गया, तू घर चले जा उसकी अंत्येष्टि करने के लिए। लेकिन वो बोले नहीं, वो पूरे जग का बाबा था जिसने भारत के संविधान बनाया है और हम सबको अधिकार दिलाया, हम सबको पढ़ने लिखने का मौका दिया, अधिकारी कर्मचारी राजनीति में वोट का अधिकार दिया। तो मान्यवर कांशीराम साहब उनके मित्र से उनके बारे में जाने, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। और मान्यवर कांशीराम साहब जी बोले ठीक है, उन्होंने जो काम किया है कि मैं तो जानता नहीं हूँ, देखा भी नहीं, पहचानता तक नहीं हूँ, लेकिन आप जब बता रहे हो तो हम एक काम करते हैं कि हम 2 संकल्प लेते हैं कि जिनकी नौकरी पहले लग जाएगी वो नौकरी करेगा और अपने वेतन का आधा पैसा उस बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन चलाने के लिए दूसरा साथी वो मिशन चलाएगा। जिस तरह काशीराम साहब सुखदेव सर के अपना राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा एक संघर्ष किए हैं, तो किस प्रकार से उनका संघर्ष रहा, किस पद का पदस्थ? हाँ, मैं वही चीज़ बता रहा था। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब का एक नौकरी पहला लग गया जो भारत देश की केंद्रीय में था, सर्वे ऑफ इंडिया में। उसमें एक कंडीशन आया कि आपको 10 साल के लिए बॉन्ड भरना है। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने बोला कि भाई मुझे ना तो बॉन्ड भरना है ना मुझे नौकरी करना है। उन्होंने पहली नौकरी छोड़ दिया। फिर उनकी दूसरी नौकरी का अपॉइंटमेंट आ गया जो DRDO है, माने अनुसंधान केंद्र, भारत देश के परमाणु अनुसंधान केंद्र किरकी नामक जगह है पूना शहर में। तो फिर कांशीराम साहब उसमें लेबोरेटरी असिस्टेंट के रूप में काम किए और वहाँ पे फिर जाने की भाई एक ऐसा कंडीशन आ गया उस मैनेजमेंट में कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मदिन 14 अप्रैल और गौतम बुद्ध जी की जन्मदिन की मैनेजमेंट ने छुट्टी बंद कर दी। तब वहाँ के कर्मचारियों ने, जो शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी थे जो बाबा साहब अम्बेडकर को जानते थे और गौतम बुद्ध जी को जानते थे, तो उन्होंने फिर वहाँ पे एजुकेशन किए। बोले कि भाई हमको तो छुट्टी चाहिए क्योंकि जन्मदिन मनाना है और बाबा साहब अम्बेडकर का। लेकिन मैनेजमेंट ने बोला कि भाई आपको 2 कंडीशन है, या तो आप छुट्टी लो या तो फिर नौकरी करो। तो फिर उसमें एक और कर्मचारी था दीना भाना जो राजस्थान का रहने वाला, वो शेड्यूल कास्ट का था। तो उन्होंने बोला भाई हमको छुट्टी भी चाहिए और हमको नौकरी भी चाहिए। तो मैनेजमेंट बोले कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते और उनको फिर क्या है सस्पेंड कर दिए। ठीक है ना। कांशीराम साहब उसी में अधिकारी थे और उन्होंने बोले कि भाई ठीक है, तो बहुत बड़ा मुद्दा है और जिन महापुरुषों के बदौलत आज हम लोग पढ़े लिखे और हम लोग नौकरी पेशे में आए, उन महापुरुषों के जन्म जयंती का अगर हमें छुट्टी नहीं मिलता तो ये तो अच्छी बात नहीं। तो उन्होंने फिर ये लड़ाई लड़ी। पहला उनकी लड़ाई यहीं से शुरू होता है, प्रशासनिक लड़ाई। और कांशीराम साहब जी फिर उसको प्रशासनिक तौर से लड़े मैनेजमेंट में और आपके कोर्ट से लड़े
तो कोर्ट ने भी डिसीजन कर दिया कि भाई महापुरुषों की जयंती की छुट्टी होनी चाहिए, और यह उनकी पहली जीत था। और दीना भाना नाम की जो था वो उनको सस्पेंशन से फिर बहाल किया गया, और उनकी नौकरी फिर लगी, और उनकी वेतन भी जो रुका हुआ था उस वेतन को दिलवाए। ये कांशीराम साहब का पहला लड़ाई था और पहला जीत भी था। फिर साहब ने सोचा कि भाई माननीय कांशीराम साहब को एक पुस्तक भी वहाँ पढ़ने को मौका मिला। उस पुस्तक का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और कास्ट को जब पढ़े तो वो पुस्तक बहुत ही छोटा था, 40 पन्नों का था। कांशीराम साहब उस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते ऐसे पढ़ गए कि रात भर जग गए और वो 7 बार पढ़ लिए। तब जाके कांशीराम साहब को इस देश में जाति व्यवस्था की समझ आया कि बहुत बड़ा जाति व्यवस्था से लोग पीड़ित हैं, और ये देश में तो जाति से जो लोग टूटे हुए हैं और आपस में जिनकी कोई मित्रता भाव नहीं है, भाईचारा नहीं है, और एक दूसरे से जो अलग हैं, तो ऐसे लोगों में भाईचारा पैदा किया जाए, इनको भातृत्व भाव से जोड़ा जाए। और बहुत सारी जो समस्याएं थी इसी प्रकार के उनके सामने अनेकों समस्याएं। तब जाके माननीय कांशीराम साहब जी ने सोचा कि भाई मैं तो जिन मित्रों को मूवमेंट चलाने के लिए मैं अपने वेतन को देता था, वो साथी तो फिर नौकरी में लग गया, परशुराम का नौकरी लग गया, और वो मनी ऑर्डर करते थे हर महीना, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। एक बार मनी ऑर्डर वापस आ गया, तब साहब सोचे कि भाई वो नौकरी में लग गया, और इन्हें फिर सोचा कि भाई इस काम को तो फिर मुझे ही करना है, कोई करे या ना करे मुझे करना है। और मैं माननीय कांशीराम साहब सन 1964 में फिर अपनी नौकरी छोड़ दी। 1958 में उनकी नौकरी लगा था, 1964 में अपनी नौकरी छोड़ के फिर उन्होंने सोचा कि भाई इस समाज को कौन जगाएगा, कौन तैयार करेगा, तो किसके पास है। तो साहब ने इस बात को ख्याल किया कि इस समाज से जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, अधिकारी कर्मचारी के रूप में हैं, जिनके पास में हुनर है, जिनके पास में योग्यता है, जिनके पास में नौकरी है, जिनके पास पैसा है और उनके पास समय है, तो ऐसे लोगों को हम जोड़ा जाए। और माननीय कांशीराम साहब एक स्क्रिप्ट तैयार किए कि मुझे अधिकारी कर्मचारियों को तैयार करना है, और वो तैयार करते करते फिर उसमें एक क्या आया कि बामसेप नामक संगठन बनाया अधिकारी कर्मचारियों का, जिसका है कि बामसेप का होता है कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन, हिंदी में होता है अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ। तो वो तैयार किया, और उसका बाबा साहब अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर सन 1978 को उसकी स्थापना, और उसके माध्यम से पूरे देश के घर में अधिकारी कर्मचारियों को उन्होंने जोड़ने का काम किया कि हमारा नैतिक जिम्मेदारी क्या बनता है कि हम जिस समाज से चल के ऊपर उठ गए हैं, तो वो समाज हमारा काफ़ी पीछे है, तो उसे हमको आगे बढ़ाने के लिए उनका नेतृत्व करना पड़ेगा, मार्गदर्शन करना पड़ेगा। और इस तरह से माननीय कांशीराम साहब बामसेप तैयार करके कर्मचारियों को जोड़े। फिर 6 दिसंबर 1981 को DS-4 बनाए, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, और उसके माध्यम से हम जैसे युवाओं को जोड़े कि आप लोग एजुकेशन कर सकते हो सड़कों में आके, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी सड़क में आके वो अपने भले के लिए, अपने विभागीय समस्या के लिए तो आंदोलन कर सकता है, लेकिन वो जनता के समस्या को वो सरकार के समक्ष आंदोलन नहीं कर सकता। तो पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को तैयार करने के लिए माननीय कांशीराम साहब DS-4 बनाए, और उसके बैनर के तले हम लोगों ने सरकार की जितनी भी जो कमियां खामियां होता था, जो जनहित का होता था, हमारे अहित में होता था, उसके लिए हम लोग शासन प्रशासन में धरना प्रदर्शन आंदोलन उस बैनर के माध्यम से किए। साहब ने सोचा कि भाई इस समाज के पास तो संख्या ज़्यादा है, वोट ज़्यादा है, और क्योंकि जाति जनजाति पिछड़ी जाति का इस देश में आबादी 100 में 85% इनकी जनसंख्या है, लेकिन ऐसे जनसंख्या वाले के पास मात्र वोट है, पर इनके पास कोई राजनीतिक दल नहीं है कि इनके भी विधायक बने, इनके भी सांसद बने, इनकी सरकार बने और इनके भले काम करें।
तब माननीय कांशीराम साहब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी नामक राजनीतिक दल तैयार किए, उसका गठन किए और बहुजन समाज पार्टी बनाने के बाद इसी छत्तीसगढ़ के अंचल में जांजगीर लोकसभा सीट से 1984 में वो लोकसभा के प्रत्याशी बने और सारंगढ़ लोकसभा कहलाता था। यहाँ से दाऊराम रत्नाकर जी लोकसभा के सदस्य के चुनाव लड़े, जहाँ सारंगढ़ क्षेत्र में 35,000 वोट पड़ा पहली बार में और जांजगीर लोकसभा में माननीय कांशीराम साहब को 34,000 वोट पड़ा। तब से लेकर पार्टी कंटिन्यू चला। आपको बताएं कि बहुजन समाज पार्टी का जब गठन किया गया उस समय भारत के निर्वाचन आयोग के पास बहुजन समाज पार्टी का जो पंजीयन हुआ वो 166 नंबर में पंजीयन हुआ। उसके पहले 165 राजनीतिक पार्टियों की पंजीयन चुनाव आयोग के पास हो चुका था और कांशीराम साहब जी फिर द्रुत गति से बहुजन समाज को तैयार करने में लगे और पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी की बात को पहुंचाने में लगे, बाबा साहब अम्बेडकर की बात को पहुंचाने में लगे। भारत के संविधान में जो प्रदत्त जो हमारे मौलिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, वोट के अधिकार को जनता के बीच में समझाए, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ वोट देते थे लेकिन उसके अधिकार के बारे में नहीं समझते कि ये वोट क्या चीज़ है। तो वोट के महत्व को माननीय कांशीराम साहब भी पूरी जनता के बीच में समझाए और आपको ये पता होगा कि सन 1989 में देश में पहली बार 3 सांसद भी जीत के आए गए, जिसमें हमारी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी हैं, वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर लोकसभा सीट से जीते, आजमगढ़ लोकसभा सीट से रामकृष्ण यादव जी जीते और पंजाब के फिल्लौर लोकसभा सीट से हरभजन सिंह लाखा जी जीत के आए। बता रहा था कि मान्यवर कांशीराम साहब जी के पास में वीपी सिंह जी पहुँचे, बोले भाई हमारे पास में हम गैर कांग्रेसी सरकार बनाना चाहते हैं सेंटर में और आपके पास में आपकी पार्टी के 3 सांसद जीत के आए हैं, उनका हमें समर्थन चाहिए, सहयोग चाहिए। मान्यवर कांशीराम साहब बोले ठीक है, हम भी चाहते हैं कि देश में तो काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार चलते आई है और गैर कांग्रेसी सरकार बने, अच्छी बात है, लेकिन हमारी 3 शर्तें हैं कि पहली शर्त ये है कि भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी को 6 दिसंबर 1956 को जब उनका निधन हुआ है तब से लेकर आज तक उनको भारत के सर्वोच्च सम्मान है जो भारत रत्न है उसकी उपाधि से नवाजा जाए, सम्मान दिया जाए। दूसरा है कि संसद भवन के अंतर्गत में राज्यसभा और लोकसभा के बीच में जो केंद्रीय कक्ष है, सेंट्रल हॉल है, वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का तैल चित्र लगे। और तीसरी जो शर्त है कि इस देश की जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो 100 में 52% जिनकी आबादी है, और उनके लिए मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट आया है आरक्षण रिजर्वेशन के लिए, उनके सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक के लिए, तो वो उनका लागू किया जाए। ये 3 शर्तें माननीय कांशीराम साहब जी ने लगे और जिनके बदौलत आज देश में वीपी सिंह की सरकार में बहुजन समाज पार्टी के बदौलत, क्योंकि बहन मायावती जी और हमारे 3 सांसद संसद के अंतर्गत आवाज़ लगाते रहे और मान्यवर कांशीराम साहब पूरे भारतवर्ष में 5,000 से ऊपर सभाएं लेकर पिछड़ी जाति के मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए सरकार के पास में दबाव डाले, तब जाके देश में आज हमारे पिछड़ी भाइयों के लिए जो मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट लागू हुआ, उनको जो रिजर्वेशन मिला कि सेंट्रल गवर्नमेंट में सेंट्रल एक जीतना है कि 27% उनको आरक्षण आज जो मिल रहा है, ये सन 1990 के बाद मिल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सन 1990 में भारत का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, तो बहुजन समाज पार्टी के बदौलत मिला, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता। आज तक जो कांग्रेस पार्टी कहती है, अभी तो आपको बताएं कि कांग्रेस और बीजेपी भी बाबा साहब अम्बेडकर की बात को, अभी उसके फोटो को गले में लेके चलना शुरू कर दिए, लेकिन वो इतना घोर विरोधी बाबा साहब अम्बेडकर के रहे, ये तो सत्यार्थ है कि भाई कांग्रेस ने कभी बाबा साहब अम्बेडकर को जीते जी कभी सम्मान देने का काम नहीं किया। उनके हर में पग पग में
कांटे चुभोने का काम किए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अनेकों दुख, अनेकों तकलीफ प्राप्त करके भी आज इस देश के बहुसंख्यक समाज, जिसमें हम पिछड़ी जाति के लोग आते हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति या धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग आते हैं, जिनके हितों के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अथक मेहनत परिश्रम करके भारत के देश में स्वतंत्र भारत में भारत देश को संविधान दिया, और उस संविधान के बदौलत आज हम सब आज अपने जीवन यापन कर रहे हैं। आज जो सम्मानपूर्वक जी रहे हैं वो भारत देश के संविधान को। इस बात को माननीय कांशीराम साहब जी समझे और समझकर पूरे देश में बहुजन समाज के लोगों को एकजुट करने के लिए, भाईचारा पैदा करने के लिए, भाई हम जाति में बटे रहेंगे तब तक तो हमारी लड़ाई सफल नहीं होगा, लेकिन अगर हम सभी दुखी हैं, एक जैसे समान दुखी हैं, और समान दुखी रह के भी अगर हम एक जैसे समान दुखी समाज हैं, तो हमको एक साथ रह के अपनी लड़ाई लड़नी होगी, ताकि सबका काम एक साथ हो सकता है और सबको सम्मान एक साथ मिल सकता है। और बहुजन समाज पार्टी सन 1996 में आपको बताऊं कि देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई। माने 1984 से शुरू हुआ, 1996 में 12 साल के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय पार्टी बन गया और देश में 7वें नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बना। और सन 2004 के आते आते 20 साल के दरमियान में बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी नंबर की राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बनी। आज 2004 से लेकर आज 2023 भी हो गया, अपने यथा स्थान में है। और आने वाले समय में हमारी पूरे देश में ऐसी तैयारी चल रही है, हर राज्यों में भले ही बोली भाषा अलग हो सकता है हर राज्यों का, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी की जो हमारी बहन जी है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, जिनका दिशा निर्देश मार्गदर्शन की संगठन का जो ढांचा है वो एकरूपता पूरे देश में एक साथ लागू होगा, चाहे पोलिंग कमेटी हो, सेक्टर कमेटी हो, विधानसभा कमेटी हो, जिला कमेटी हो, प्रदेश कमेटी हो, और इसके अलावा भाईचारा कमेटी के काम हम लोगों का चल रहा है। अभी अभी हम लोगों ने मेंबरशिप का काम किया और मेंबरशिप बनाने का आज 15 मार्च आ रहा है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब जी का जन्मदिन। इसके लिए हम लोग सारंगढ़ बिलईगढ़ जिला इकाई की ओर से जिला स्तरीय हमारा कार्यक्रम होगा। और इसी सारंगढ़ के धरती में पहली बार मान्यवर कांशीराम साहब सन 1981 में आए थे, ग्राम चीन में अखिल भारतीय रामनामी भजन मेला में, और उसी को यादगार करने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब का एक प्रतिमा अनावरण किया जा रहा है, आदमकद प्रतिमा। और उसके लिए भी हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से अच्छे कार्यक्रम हों और ऐतिहासिक कार्यक्रम बनाने के लिए हम लोग लगे हैं। और आप सबको भी मैं इस आपके मीडिया के माध्यम से मैं समस्त मीडिया बंधुओं को भी, संवाददाता बंधुओं को भी, प्रेस मीडिया के लोगों को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। और इस सारंगढ़ बिलईगढ़ जिले के भी तमाम आवाम लोगों से भी हम गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल के 15 मार्च को ग्राम चीन में पहुँचे। 12 बजे से हमारा कार्यक्रम है। उसी दिन ही 15 मार्च को बिलईगढ़ विधानसभा के ग्राम टिहलीपाली में भी बाबा मान्यवर कांशीराम साहब जी का प्रतिमा अनावरण होगा। इस कार्यक्रम के लिए हमारे मुख्य अतिथि माननीय दाऊराम रत्नाकर जी, पूर्व विधायक और प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़, उसके मुख्य अतिथि हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय श्याम टंडन जी, केंद्रीय प्रतिनिधि एवं प्रदेश महासचिव बसपा छत्तीसगढ़ हैं। और हमारे जिला के सारंगढ़ बिलईगढ़ जिला के तमाम जिला प्रभारी, जिला कमेटी के पदाधिकारी, सारंगढ़ विधानसभा के पदाधिकारी, बिलईगढ़ विधानसभा के पदाधिकारी एवं हमारे कार्यकर्ता हजारों की संख्या में ग्राम चीन में उपस्थित होंगे। और मान्यवर कांशीराम साहब जी को हम याद करेंगे, उनकी जीवन संघर्ष को याद, और उसके लिए भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोगों को भी मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप लोग आइए। हमारे तमाम वक्ताओं के द्वारा मान्यवर कांशीराम साहब का जीवन संघर्ष के बारे में जानने का ज़्यादा अवसर होगा। यही बात मैं कहते हुए अपनी बात रखता हूँ।